नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में दोस्तों रेलवे की ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही हैं। तो दोस्तों प्रत्येक दिन जो 3 शिफ्ट लग रही हैं, उनमें से दोस्तों उन तीनों शिफ्टों में कम से कम प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल में से पूछे जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेदों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सभी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका एक वीडियो बना दिया जाए, और वो सभी अनुच्छेद दोस्तों एक वीडियो में आपके लिए ला करके आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट कर दूं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें से दोस्तों इन जो मैंने आपके लिए जो सेलेक्ट किए हैं अनुच्छेद, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और दोस्तों हो सके तो 2 या 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर ये सभी याद हो जाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर संविधान के अनुच्छेद में से क्वेश्चन आता है तो दोस्तों बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक की। उसके पहले आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 दोस्तों राज्य की परिभाषा देता है। दोस्तों राज्य क्या है, राज्य के बारे में दोस्तों राज्य की परिभाषा बताता है अनुच्छेद 12। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 दोस्तों मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। मूल अधिकारों को दोस्तों असंगत या अल्पीकरण अर्थात कम करने वाली विधियां किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 13 में है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 की। तो विधि के समक्ष समानता दोस्तों अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब है दोस्तों यहाँ कानून से, और कानून के समक्ष दोस्तों सभी समान है, ये बात कहता है अनुच्छेद 14। इसके बाद में है दोस्तों अपना अनुच्छेद 15। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। दोस्तों अनुच्छेद 15 निम्न 6 चीज़ों को लेकर के दोस्तों भेदभाव को रोकता है। वो कौन सी है दोस्तों, एक तो है धर्म, दूसरा है मूल वंश, तीसरा है दोस्तों जाति, एक है दोस्तों लिंग, और इसके बाद में दोस्तों जन्म स्थान। ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों। इन 5 चीज़ों को लेकर के दोस्तों अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि दोस्तों जितने भी लोक नियोजन होते हैं उनमें सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 16। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों अस्पृश्यता से मतलब है छुआछूत, और छुआछूत का अंत करता है दोस्तों अनुच्छेद 17। दोस्तों आपको पता होगा कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से दोस्तों छुआछूत रखते हैं, अस्पृश्यता रखते हैं। तो दोस्तों उस छुआछूत का अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 ये कहता है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते, अस्पृश्यता नहीं कर सकते। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद दोस्तों 18 उपाधियों का अंत करता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है राजा महाराजा जो थे वो अपने नाम के आगे सम्राट वगैरह, महाराणा ये लगाते थे, तो उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और दोस्तों कुछ उपाधियां हैं जिनको दोस्तों सरकार ने या संविधान ने दोस्तों अनुमति दी है, जो शिक्षा के अंदर है या दोस्तों किसी बड़े पदक के लिए हैं। और दोस्तों सेना के अंदर जितने भी होते हैं दोस्तों ब्रिगेडियर वगैरह, कैप्टन वगैरह, वो दोस्तों सभी जो उपाधियां हैं वो लगाने की अनुमति अनुच्छेद 18 में दी गई है। परंतु दोस्तों जितनी भी उपाधियां हैं, जो अन्य उपाधियां हैं सेना के और शिक्षा के, इनके अलावा उनका अंत कर दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 19A, ये देता है दोस्तों सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 देता है दोस्तों सूचना का अधिकार, आपको किसी भी चीज़ की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये देता है दोस्तों। RTI वाला जो एक्ट है वो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अपराधी होता है उसको दोस्तों अपने दोष के संबंध में जितनी भी सिद्धियां होती हैं कि उसको अरेस्ट वारंट दिखाना या उसको दोस्तों 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, वो सभी दोस्तों अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 देता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। अर्थात दोस्तों आपको अपने प्राणों की और देह की संरक्षण करने का आपको स्वतंत्रता है, आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 21A क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों जो अनुच्छेद 21 है उसके अंदर तो है प्राण और देह स्वतंत्रता। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। किसके तहत जोड़ा गया है दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था दोस्तों, 2002 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार,
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। दोस्तों कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिनसे दोस्तों गिरफ्तारी में संरक्षण आपको दिया जाए, ये अनुच्छेद 22 कहता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अर्थात मानव का जो व्यापार होता है दोस्तों, मानवों को बेच दिया जाता है, खरीदा जाता है, उस पर रोक किसने लगाई है? अनुच्छेद 23 ने। बेगारी, और बेगारी से मतलब है यहाँ पर दोस्तों बिना मजदूरी के, बिना वेतन के दोस्तों किसी से मजदूरी करवाना, ये होती है दोस्तों बेगारी। और बलात् श्रम भी इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है दोस्तों? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग कार्य में नहीं कराया जा सकता है। अर्थात ऐसा कोई भी खतरनाक कार्य 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों से नहीं करवाया जा सकता है, जो कि कारखानों या खानों में होता है वो। तो दोस्तों ये कहता है अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इससे दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? अनुच्छेद 24। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। दोस्तों आप किसी भी धर्म में दीक्षा ले सकते हैं और दोस्तों आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 इस बात की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप दोस्तों धार्मिक कार्यों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं अपने धर्म के लिए। दोस्तों आप जो होता है कि आपको अगर अपने धर्म के लिए कुछ भी कार्य के विकास कार्य के लिए कुछ भी पैसे इकट्ठे करने हैं तो वो उसका प्रबंध आप कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 29। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने अलग से शिक्षा संस्थान संचालित कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 30 कहता है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 32 और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों ये, इसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है दोस्तों संविधान की आत्मा, इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 39A। दोस्तों अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। दोस्तों आपके पास में यदि किसी वकील को हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं तो दोस्तों राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आप फ्री और निःशुल्क दोस्तों वकीलों से सलाह ले सकते हैं और अपने लिए वकील करवा सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों अनुच्छेद 39A यह भी कहता है कि सभी के लिए समान न्याय होगा। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 40। इसके अंदर दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 44। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन संगठन। कृषि और पशुपालन संगठन आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 48। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 48A, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है दोस्तों? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए कहता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। दोस्तों ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं कि आपका ये कर्तव्य होगा कि आप राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेंगे। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? अनुच्छेद 50 के तहत। इसके बाद में है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 51A, मूल कर्तव्य। तो दोस्तों ये मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में। इसके बाद में है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति के लिए कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों सबसे छोटा अनुच्छेद भी यही है, छोटा अनुच्छेद का मतलब है सबसे कम शब्द इसी अनुच्छेद में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी दोस्तों? ये कहता है दोस्तों अनुच्छेद 53। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 54। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 55 में दी गई है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि के लिए बताता है अनुच्छेद 56। इसके बाद में है अनुच्छेद 57,
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अर्थात राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होगी, ये कहता है अनुच्छेद 57। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वो सभी दोस्तों अर्हताएं किसमें दी गए हैं, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 7, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 60। इसके बाद में है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग से आशय दोस्तों राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके बाद में है अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 63 है दोस्तों। अनुच्छेद 64 है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात कहता है अनुच्छेद 64। इसके बाद में है अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। दोस्तों यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उस समय दोस्तों उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 66 कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 68 दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर भरने के लिए निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसको पद को भरने के लिए निर्वाचन के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। दोस्तों अन्य आकस्मिकता हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 70। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। इसके बाद में है अनुच्छेद 72 दोस्तों, समाधान की शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त होती है दोस्तों। अनुच्छेद 73 दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वह अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये दोस्तों अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 76 में दोस्तों भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में। इसके बाद में है अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन है दोस्तों, अनुच्छेद 77 में। इसके बाद आता है दोस्तों अपना अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 79 है दोस्तों, संसद का गठन। संसद के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 79। इसके बाद में है अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 80 में। इसके बाद में है लोकसभा की संरचना, और लोकसभा की संरचना है दोस्तों अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 83 दोस्तों संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 84, संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अर्हता का मतलब है दोस्तों एक तरह से योग्यताएं। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 85, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, अर्थात संसद का जो सत्र होता है उसका प्रारंभ और उसका समापन, वो बताता है दोस्तों अनुच्छेद 85। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है उसके बारे में दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए बने रहिए आप इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।